हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास। आज हम लोग मोरल कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग मोरल कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करना आज सीखेंगे हम लोग। पहली बात तो यार, केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन रहेगा और उस केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली रिएक्टेंट लेते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, वो कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमें यही चीज को कैलकुलेट करना होता है कि किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना सब्सटेंस, कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बन रहा है। कोई रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कुछ कंज्यूम नहीं होता, बच जाता है रिएक्शन के एंडिंग में। तो ऐसे केस में कितना रिएक्ट किया, कितना कंज्यूम हुआ, कौन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, कौन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें आज हम लोग अपने क्लास में सीखेंगे। तो चलो यार जल्दी से हेडिंग डाल लो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन और सॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस, ये भी हेडिंग डाल सकते हो, सॉल्विंग केमिकल रिएक्शन। सॉल्विंग केमिकल रिएक्शन, ये आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले यार इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग समझ आते हैं। सॉल्विंग केमिकल रिएक्शन, ठीक, मान लो यार हमारे पास कोई रिएक्शन है, जस्ट लाइक ऐसा मैं लिख देता हूँ, A gives to B। इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है यार, पहले इस चीज को हम लोग थोड़ा फील कर लेते हैं। A gives to B, what does it mean? तो देखो यार, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार इसको? स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, पहले ये चीज जान लो। देखो यार, जो कोफिशिएंट यहाँ पे जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टिंग विथ ईच अदर। मतलब यदि मुझे इस रिएक्शन को रीड करना हो, देखो यार रिएक्शन को रीड करना जरूरी है। रिएक्शन को किस तरह से रीड करते हैं? 1 मोल ऑफ ए gives 2 moles of B। क्या बोलते हैं इसे? 1 मोल ऑफ A gives 2 moles of B। मतलब A का 1 मोल से B का 2 मोल बन रहा है, ये इसका मतलब है। मान लो यार कोई रिएक्शन इस तरह से लिख दिया गया, 2A gives 3B, इट मींस व्हाट? इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ A react to form 3 moles of B। मतलब A के 2 मोल, B के 3 मोल्स बना रहे हैं, ये इसका मतलब है। इसी तरह से मान लो यार हम A plus 2B it gives 3C plus 4D, ऐसा कोई रिएक्शन है। What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे A B के साथ रिएक्ट कर रहा है और A B के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या? A का 1 मोल B के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके C का 3 मोल और D का 4 मोल फॉर्म कर रहा है। मतलब समझे? क्या मतलब है? A का 1 मोल B के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, C का 3 मोल और D का 4 मोल फॉर्म कर रहा है। ये मतलब है इस केमिकल रिएक्शन का। और यहाँ पे जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं ना, ये एक स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट रेशियो को जस्ट डिनोट करता है। क्या बोला मैंने? इट जस्ट डिनोट द सिंपलेस्ट रेशियो इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। मतलब ये जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, और जो रेशियो दिख रहा है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। ऐसा मत समझ लेना कि यार हर रिएक्शन में जब भी A और B रिएक्ट करेगा तो वो 1:2 में ही रिएक्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है यार यहाँ तो A का 1 मोल B के 2 मोल से रिएक्ट किया, हो सकता है यार हम A का 2 मोल ले लेते हैं। A और B रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है यार, हम कितने सब्सटेंस A कितने सब्सटेंस B को कंबाइन करा रहे हैं। तो मान लो A का हम 2 मोल B का 4 मोल ले लेते हैं तो भी रिएक्शन हो जाएगा। यदि मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे से मेरा सवाल है कि यार A का 1 मोल B के कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल। यदि मैं A का 2 मोल ले लेता हूं, 2 मोल्स ऑफ A लेता हूं, तो B का कितने मोल का रिक्वायरमेंट होगा, ये तुम्हें बताना है। क्या बोलूंगा? यदि मैं A का 2 मोल ले लेता हूं तो B का कितना मोल का जरूरत पड़ेगा? रिएक्शन से देख के बोल सकते हो। एक मोल के लिए इसका 2 मोल जरूरत था, तो इसका 2 मोल के लिए इसका कितना जरूरत पड़ेगा? 4 मोल जरूरत पड़ेगा। यदि मैं सवाल करूं A का 3 मोल के लिए B का कितना मोल का जरूरत पड़ेगा, आंसर क्या होगा? इसका 3 है ना, तो इसका 6 मोल का जरूरत पड़ेगा। क्यों? 1:2 के रेशियो में रहना है, यानी इसका 3 मोल रिएक्ट किया तो इसका 6 करेगा, तभी तो रेशियो 1:2 आएगा।
सिंपलेस्ट रेशियो जो होना चाहिए वो इसी रेशियो में होना चाहिए। मान लो मैं ए का 4 मोल ले लेता हूं तो बी का कितना मोल लेना होगा? तो देखो यार, ए का यदि मैं 4 मोल ले लूं तो बी का कितना मोल लेना पड़ेगा? जस्ट डबल लेना पड़ेगा। मतलब अगेन देख रहे हो रेशियो 1:2, मतलब ये रेशियो जो है ना ये फिक्स रहेगा। तुम कोई भी रेशियो में लो, हमेशा रेशियो जो आना चाहिए ए और बी का वो 1:2 ही आना चाहिए। ये मतलब होता है, ये जस्ट जो रिएक्शन शो कर रहा है ये जस्ट सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। यदि मेरा सवाल हुआ ए का 1 मोल से सी का कितना मोल बन रहा है, समझना यार, ये सब चीज नोट करते हुए तुमने को लिखना हो तो लिखते चलना कि ये पहला पॉइंट नोट करके क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे नोट करके, ए के 1 मोल से बी का कितना मोल रिएक्ट करेगा? 2 मोल रिएक्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, वहाँ मैं समझाऊंगा और इधर मैं लिखूंगा, तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखना यार, क्योंकि केवल और केवल आगे यही चीज़ यूज आने वाला है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए यार बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ यार ये चीज़ समझना, और ये चीज़ समझ गए तो फिर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली आगे, ठीक। तो थोड़ा इसलिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट क्या मोल मैंने बोला, 1 मोल ए रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स बी, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, क्लियर। मेरा नेक्स्ट सवाल है ए के 1 मोल से सी का कितना मोल बनेगा? देखो यार, सी फॉर्म होगा, एक रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल ऑफ ए फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ सी। देख रहे हो रेशियो कितना है? 1:3 का। इसका मतलब इसका 1 मोल ए लेंगे तो सी का 3 मोल बनेगा। यदि बी का मैं 2 मोल लूंगा तो बी का यदि 2 मोल लूंगा तो सी का 3 मोल बनेगा, डी का 4। सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हम किसी भी दो को आपस में रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ए को बी से रिलेट किया, ए को मैं सी से भी रिलेट कर सकता हूँ, ए को डी से भी रिलेट कर सकता हूँ। यदि मुझे बी को रिलेट करना हो सी से तो बी को सी से भी रिलेट कर सकता हूँ, बी को डी से भी रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले अभी हम ए को पहले तो बी से रिलेट करके नेक्स्ट सी से रिलेट करना चाह रहे हैं, तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा? देखो 1 मोल ओ ए फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ सी, तो यहाँ पे ये भी चीज मैं लिख सकता हूँ, 1 मोल ए यहाँ पर रिएक्ट था तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फॉर्म 3 मोल्स सी। मैं ए और डी को आपस में रिलेट करना चाहता हूं तो ए और डी में क्या रिलेशन बनेगा? तो ए का 1 मोल डी का कितना मोल बना रहा है? 4 मोल बना रहा है। 1 मोल से 4 मोल बन रहा है ना डी, तो मैं ये भी बोल सकता हूं 1 मोल ए फॉर्म 4 मोल्स ऑफ डी। देखो यार, यही जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए, यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको काम देगा, इसलिए बोल रहा हूं। ये चीज बहुत ध्यान से तुम लोग यार देखना और समझना। 1 मोल ऑफ ए फॉर्म्स 4 मोल्स डी। तो ए को मैंने बी से भी रिलेट कर लिया, ए को मैंने सी से भी रिलेट किया, ए को मैंने डी से भी रिलेट किया। नेक्स्ट बी और सी को रिलेट करना है हमें, कैसे रिलेट करेंगे? तो बी और सी में क्या रिलेशन देख रहे हैं? बी का 2 मोल से सी का कितने मोल बन रहे हैं? 3 मोल्स बन रहे हैं। अच्छा, बी और ए को मैंने रिलेट किया क्या? हाँ, रिलेट कर चुके यार। देखो 1 मोल ए रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ बी, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता था 2 मोल्स बी रिएक्ट विथ 1 मोल ए। बी का 2 मोल ए के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्शन सेम है, ठीक है ना यार। वही रिएक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। इसको समराइज कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम लोग कंफ्यूज ना होना। अब चलो, तो बी को ए से तो रिलेट ऑलरेडी कर चुका, बी को सी से रिलेट नहीं किया था, तो यहाँ पे रिलेट करके क्या लिखेंगे? बी का 2 मोल सी का 3 मोल बनाता, 3 मोल बनाता। तो यहाँ पे मैं नोट करके फिर से लिख देता हूँ 2 मोल्स बी फॉर्म 3 मोल्स सी। इसी तरह से बी और डी को यदि रिलेट करना हो तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 मोल्स बी फॉर्म 4 मोल्स डी। यहां पे लिख देते हैं 2 मोल्स बी फॉर्म 4 मोल्स डी। एक चीज ध्यान देना, इसी चीज को 2 मोल्स बी फॉर्म 4 मोल्स डी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, ये 2 मोल है तो ये 4 मोल बन रहा है। यदि ये 1 मोल होता तो ये कितना बनता? कितना बनता बताओ यार? 2 मोल ही बनता, समझ रहे हो? इसका 2 मोल से 4 मोल, तो 1 मोल से कितना मोल बनेगा? डबल। मतलब जस्ट डी जो है ना वो बी का जस्ट डबल हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? इसका डबल। ये 2 ले रहे तो ये 4, ये 3 लेंगे तो ये 6, ये 4 लेंगे तो ये 8। देख रहे हो ना, रेशियो जो है वो 1:2 का है। बट रिएक्शन से मैं बोलूंगा 2 मोल्स बी रिएक्ट फॉर्म 4 मोल्स डी। तो इस तरह से बी और डी को भी रिलेट कर लिया। इसके बाद और किसको रिलेट कर सकते हैं? सी बजिए, सी और डी को, सी को बी से भी रिलेट कर चुका, सी को ए से भी रिलेट कर चुका। देख लो यार, सी को डी से यदि रिलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? 3 मोल सी फॉर्म्स 3 मोल सी फॉर्म्स, फॉर्म नहीं रिएक्ट बोलेंगे, ठीक है ना, या जो भी बोलो, रिएक्ट विथ 4 मोल्स डी।
रिएक्ट इसलिए बोले क्योंकि अब ये प्रोडक्ट में एक साइड है ना, तो हो सकता है यार रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में हो। रिवर्सिबल का मतलब बहुत बार रिएक्शन क्या होता है, ये आपस में रह करके रिएक्टेंट भी बनाते हैं। तो कहने का मतलब यदि सी का 3 मोल बनेगा तो बी का 4 मोल ही बनेगा, यही मतलब है। यदि कहीं सी का 3 मोल बन रहा है तो डी का कितना मोल बनेगा, 4 मोल बनेगा, 4 मोल बनेगा, ये फिक्स है, कंफर्म है। तो इस तरह से इतने सारे रिलेशन हम लोग एक रिएक्शन से डिराइव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था आगे, क्योंकि यही चीज़ हम लोग को हेल्प करेगा आगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो था, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ करा था 1 मोल ए रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ बी। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया 1 मोल ऑफ ए। देखो यहाँ पे जो टर्म मैंने यूज़ किया मोल यूज़ किया, मतलब ये जो कोफिशिएंट होता है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये मोल्स का रेशियो को बतलाता है। ऐसा मत कर देना गलती से कि 1 ग्राम ए रिएक्ट्स विद 2 ग्राम ऑफ बी, फिर गलत हो जाएगा, पूरी तरह से गलत, आगे सवाल गलत। इसीलिए ध्यान रखना यार, यहाँ पे 1 मोल ए रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ बी, ऐसा नहीं कि इसका 1 ग्राम ए का बी के 2 ग्राम से रिएक्ट करेगा, या फिर 1 लीटर ए का बी के 2 लीटर से कंबाइन करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो यार, ये चीज तो तुम लोग समझ गए। तो अब क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में बता देता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उससे यार तुम लोग फिर धुआं कर दोगे। चलो समझो यार सवाल किस तरह से पूछा जाता है। यदि पूछ दिया जाए ए का 4 मोल ले लिया जाए तो बी का कितना मोल बनेगा, सॉरी बी का कितना मोल रिएक्ट करेगा। यदि 4 मोल ए का ले लिया जाए तो बी का कितना मोल कर रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो 1 मोल के साथ 2 मोल है, तो 4 मोल यदि ए ले लिया जाए तो बी का कितना मोल, जस्ट डबल 8 मोल बी। समझ रहे हो ना ये चीज। इसी तरह से यदि पूछ दिया जाए 3 मोल बी का ले लिया जाए तो ए का कितना मोल बनेगा। देखिए छोटा छोटा अभी हम लोग क्वेश्चन को बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यार ये चीज जो मैं समझा रहा हूं ना, ये तुम लोग समझ गए तो हर सवाल यूं ही बन जाएगा। तो इसलिए यार ये जो समझा रहे इसको बस आप लोगों को समझना ध्यान से, कंसंट्रेशन इधर उधर एकदम नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें लोग बताओ यार बी का मैंने 3 मोल्स ले लिया तो ए का कितना मोल हो जाएगा। तो बी का 3 मोल है, हमें पता ए को हाफ कर देना है, बी का हाफ होगा ए का मोल। तो यदि बी का 3 मोल है तो ये कितना होना चाहिए, जस्ट हाफ, दैट इज 1.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5। अच्छा मान लो यार मैं 2 मोल्स ए ले रहा हूं तो कितना मोल सी का फॉर्म होगा ये बताना है। तो ए का 2 मोल ले लिया तो सी का कितना मोल बनेगा बता दो यार बच्चों तुम लोग। तो देखो यार 1 मोल से 3 मोल बन रहा था, तो 2 मोल यदि ए का ले लो तो ये कितना बन जाएगा, 6 मोल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से यदि मान लो मैं सी का 8 मोल ले लेता हूँ, 9 मोल ले लेता हूँ, ठीक है ना। यदि मैं 9 मोल सी का ले लेता हूँ तो ए का कितना मोल मिलेगा यार हमें। यदि सी का गिवन है 9 मोल तो ए का कितना मोल होना चाहिए बता दो यार जरा। तो इसका 1 मोल है तो इसका 3 मोल है, तो जब इसका 9 मोल रहेगा तो इसका कितना मोल रहेगा बता दो। तो 1 है तो 3 है, यहाँ पे जब 9 रहा होगा तो यहाँ पे कितना रहेगा ये बताना है ना। कितना रहना चाहिए, 3 मोल्स रहना चाहिए। जस्ट यार सिंपल है ना, 3 रहेगा तभी तो ये वाला 9 मोल बनेगा। मान लो यार इतना नहीं सोच पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं यार, मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, यूनिटरी मेथड से समझा देता हूँ कि जब 3 मोल सी का रहेगा तो ए का 1 मोल मिलेगा। और अभी हमें 9 सी का कितना मोल गिवन है, 9 मोल गिवन है। यदि 9 मोल आ जाए सी का तो ए का कितना मोल हो जाएगा, तो 1/3 इंटू में 9, दैट इज 3 मोल से। समझ में आया। जिसका मोल निकालना है उसको राइट साइड में, यूनिटरी मेथड का तो यही रूल है ना, आपको जो कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड में रखो, जो गिवन है उसको लेफ्ट साइड में रखो। तो मान लो यार ऐसा रिलेशन ए में बी है, सी में कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। बी गिवन है तो हम बी को राइट साइड में रखें, ए में बी तो सी में कितना कैलकुलेट कर लेंगे, क्या होता है बी अब बाय में ए इंटू में सी। तो यहाँ पे भी यार वही चीज़ की है, 3 मोल सी में 1 मोल ए है, तो 9 मोल सी में कितना मोल ए आएगा, तो 1/3 इंटू 9 दैट इज 3 है। क्लियर है। तो यार इस तरह से और भी यार मैं तरीका बताऊंगा, और भी तरीका बताऊंगा, इसलिए तुम लोग यार टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल वे में आप लोगों को बताऊंगा यार, हर एक चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसलिए यार सवाल आएगा तो यार बनाना ही बनाना है तुम लोगों को। यार नेक्स्ट बता दो, मान लो हमारे पास 3 मोल्स ए है, आपसे पूछ दिया जाएगा कितना मोल डी का फॉर्म होगा।
ऐसा सवाल है 3 मोल से ए से डी का कितना मोल फॉर्म होगा, तो हमें ए और डी के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है ना, तो ए और डी में देखो यार इसका 1 मोल से इसका 4 मोल बन रहा है, 1 मोल से 4 मोल, तो इसका 3 मोल दिया, तो 1 से 4, तो 3 मोल से कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3 4 12 मोल, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा कितना 12। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो ये यूनिटरी मेथड लगा दो। देखो 1 मोल ए से डी का कितना मोल मिल रहा है, 4 मोल मिल रहा है, तो 3 मोल ए से कितना मिल जाएगा यार, 1 मोल है 3 मोल है, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1 मोल ए से 4 मोल डी, तो 3 मोल ए से कितना मोल डी बन जाएगा, तो 4 × 3 दैट इज 12 मोल्स डी का मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से यार मान लो बी और सी में रिलेशन आ जाए, मान लो पूछ दिया जाए यार 12 मोल्स बी से कितना मोल सी का मिलेगा। यदि बी का 12 मोल लिया जाए तो सी का कितना मोल मिलेगा, ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे 12 मोल बी से सी का कितना मोल मिलेगा, अगेन यूनिटरी मेथड, हमें निकालना क्या, सी का नंबर ऑफ मोल्स, तो सी का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं 2 मोल्स बी से 3 मोल्स सी बन रहा है ना, मैं यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है ना। इधर का तुम लोग यार नोट कर लेना इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ अभी, ये नोट कर लो तुम लोग। देखो यार ये जो सिखा रहा हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार में आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया इस टॉपिक का, इसलिए इसके बाद यदि कोई भी क्वेश्चन देते तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और अभी एक और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसे यार यूं ही बना दोगे, मतलब आपको खोपड़ी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी एक ऐसा तरीका बताऊंगा मैं। तो देखो यार अभी 12 मोल बी से कितना मोल सी बनेगा यही बताना है ना, तो बी और सी के बीच रिलेशन क्या दिख रहा है, 2 मोल बी से कितना मोल सी बन रहा है, 3 मोल सी बन रहा है। हमसे पूछा गया बी का 12 मोल, तो 12 मोल से सी का कितना मोल बनेगा, तो देखो यार यूनिटरी मेथड, ये ऊपर ये नीचे 12 मल्टीप्लाई में, यही रूल होता है ना, बताया है ना 12 कैसे लगाना है अपने आपको रूल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 मोल सी का। समझ में आया। अच्छा मान लो सवाल होता, यदि सवाल होता ऐसा कि 15 मोल सी के लिए कितना मोल्स बी का रिक्वायरमेंट होगा, तो कैसे निकालेंगे बताओ दो यार। यानी सी का आपको 15 मोल्स दिया है, बी का नंबर ऑफ मोल्स बताना है, कैसे बताएंगे खुद से कोशिश करो। तो अगेन यार यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे यार, हमें बी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हमें जो पता है ना वो लिखो, 3 मोल सी से कितना मोल बी, 2 मोल बी, मतलब 3 मोल सी को बी का 2 मोल्स का जरूरत पड़ रहा है, सी के 3 मोल के लिए बी का 2 मोल का जरूरत पड़ रहा है, तो हमें निकालना है 15 मोल सी के लिए बी का कितना मोल का जरूरत पड़ेगा। तो यूनिटरी मेथड लगा दे 2/3 × 15 दैट इज कितना 10 मोल्स बी। समझ में आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर 10 मोल्स बी। यार ये चीज को पहले समझो, क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं तो किस तरह से लगा रहे हैं, किसके बीच में लगाना है, तो जिसके बीच हमें रिलेशन चाहिए होगा। मान लो यहाँ पे सी और बी के बीच, तो सी और बी के बीच रिलेशन लिखेंगे, ऊपर बी और सी के बीच चाहिए तो बी और सी के बीच रिलेशन लिखेंगे, सी और ए है तो सी और ए के बीच रिलेशन लिखेंगे। तो इस तरह से जो भी पूछा जाएगा आप उस दोनों को यूनिटरी मेथड से रिलेट करके बता सकते हो कि किसी भी मतलब मोल्स के लिए किसका कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक, अब बात आती है यार यही सवाल को अभी हम लोग एक शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, देखना यार किस तरह से यूं ही बन जाएगा सवाल। यही सारा सवाल को अभी हम लोग फिर से करने वाले हैं, लेकिन अब शॉर्टकट तरीके से। चल देखो तरीका क्या है समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज आपको कहीं मिलेगा नहीं। ए का नंबर ऑफ मोल्स 1 है, बी का नंबर ऑफ मोल्स 2 है, सी का नंबर ऑफ मोल्स 3 है, डी का नंबर ऑफ मोल्स 4 है। तो देखो यार इस रिएक्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 मोल ऑफ ए 2 मोल्स ऑफ बी गिव्स 3 मोल्स ऑफ सी 4 मोल्स ऑफ डी। क्लियर। इसको देखो यार हम लोग मोल्स के टर्म में, एन का मतलब मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय में इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट याद रखना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ सी बाय 3, मोल्स ऑफ डी बाय 4, मतलब जो भी कोफिशिएंट लगा होगा वो बाय में आपको कर देना है। अब सवाल खत्म। अब जितने भी सवाल थे ना अब यूं ही इससे सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट सवाल क्या था, 4 मोल से को कितना मोल्स बी चाहिए। मान लो यार यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, ठीक है ना, यहाँ से सब क्या क्वेश्चन मार्क था, ठीक है ना, जहां जहां डैश दिख रहा है ये सब क्वेश्चन मार्क है। तो 4 मोल ए को कितना मोल बी चाहिए हमें ये बताना है। तो ए का नंबर ऑफ मोल्स दिया है, हमें बी का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। एक काम करो इस दोनों को जोड़ दो,
हमें ए का नंबर ऑफ मोल्स दिया है, बी का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो Na/1 दिस इक्वल टू Nb/2। चलो यार, ए का नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ, 4 रखें, ये यहाँ से 2 को हटा के इधर भेज दो, तो Nb इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/1, दैट इज 4 × 2 दैट इज 8 मोल्स। आंसर 8 मोल्स था या नहीं था? था ना? एक काम करो, इसको तो यार तुम लोग बड़े डब्बे में बंद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल आएगा यूं ही केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बना डालोगे तुम लोग, तो ये तो एक हुआ। फिर इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं, मैं मिटाते चल रहा हूं। पहला का हो गया, सेकंड क्या पूछा गया था, 3 मोल्स बी के लिए ए का कितना मोल्स का रिक्वायरमेंट होगा, ये पूछा गया। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे देख लो, तो अगेन ए और बी में रिलेशन पूछा गया, तो अगेन Na/1 इक्वल टू Nb/2। किसका नंबर ऑफ मोल्स दिया? 3 मोल्स बी, यानी मोल्स ऑफ बी दिया है 3। ए का नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, निकालना है, तो Na इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया बता दो, 3/2 दैट इज 1.5 आ गया। 1.5 मोल्स ही आ रहा है ना, देख रहे हो ना? तो इसमें देखो यार, खोपड़े दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, यूं ही सारा आंसर आता चला जाएगा। कितना यार इजी हो गया, बस उसी को क्या किया, फॉर्मुलेट कर दिया। लेकिन यदि मैं मेन कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो कॉन्सेप्ट ये चीज था, समझ रहे हो ना? लेकिन इसी को मैंने फॉर्मूला, तो यार जो भी मोल कॉन्सेप्ट अब तक तुम लोगों को बताया ना, हर तरीके से बता दिए, कॉन्सेप्ट वाइज, जहां जरूरत पड़ा यार फार्मूला वहाँ फार्मूला दिए, ताकि एग्जाम में समय आप लोग बचा सको। ये फार्मूला लगाओगे, देख रहे कितना समय बच रहा है। थर्ड क्या था, 2 मोल्स से सी का कितना मोल्स बनेगा, तो अब ए और सी को रिलेट करना है। यहाँ पे देखा जाए तो ए और सी को रिलेट करना है, ए और सी को रिलेट करो, तो Na/1 इक्वल टू कितना है Nc/3। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया, ए का कितना मोल्स दिया 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। सी का नंबर ऑफ मोल्स बताना, तो सी का मोल्स कितना आ गया 3 × 2 6। देखो यार 6 मोल था ना कि सी का था ना, बन गया ना, तो इसीलिए बोल रहा था ये सब यूं ही बन जाएगा। नेक्स्ट सी और ए को रिलेट किया गया, सी और ए को, जिसमें सी का गिवन है, ए का हमें कैलकुलेट करना है। चलो ये रिलेट कर लेते हैं, Na/Nc/3। सी का 9 मोल्स दिया हुआ है और ए का हमें बताना है, सी का 9 मोल्स दिया है, ए का बताना है, कितना आ गया मोल्स ऑफ ए 3 आ रहा था 3। फिर नेक्स्ट क्या, 3 मोल्स ए, कितना मोल डी। अब ए और डी को रिलेट करना है, तो ए और डी के बीच क्या रिलेशन है, ए और डी के बीच क्या रिलेशन है, Na/1 इक्वल टू Nd/4। ए का कितना मोल्स दिया 3, ये 3 मोल्स दिया हुआ है, Nd/4, तो यहाँ से डी कितना वैल्यू आ गया 4 3 12 आ गया, समझे? इसी तरह से और देखो यार 2 बचा हुआ है, दोनों भी मैं बता देता हूँ। हाँ, ए और डी, फिर क्या है 12 मोल बी से सी का कितना मोल बनेगा, तो बी और सी के बीच रिलेशन बोला गया है, तो मोल्स ऑफ बी। ये सब जो भी मैं करवा रहा हूँ ना, ये सब खुद से एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है ना? पता चला बस हम देख रहे हैं, देखना तो है, लेकिन सॉल्व भी खुद से करना, तभी तुम लोग सीख पाओगे कुछ भी। Nb/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Nc/3। अब Nb/2, बी का नंबर ऑफ मोल्स दिया 12/2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी नहीं पता, /3 हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बताना है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी के लिए क्या करो 2 6 और ये 3 को इधर भेज दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना आ गया 18 आ रहा था, 18 मोल्स। लास्ट क्या है 15 मोल्स सी से बी का कितना मोल, तो सी और बी में रिलेशन है, तो फिर से रिलेशन लिख दो, ठीक। तो बी और सी में ये रिलेशन हो गया, सी का कितना मोल है 15 मोल, और हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना दिया हुआ है 15 मोल्स, तो 3 5 ये 2 इधर पहुंचेगा तो कितना हो गया 10 हो गया। यही आ रहा था ना आंसर, देख रहे हो किस तरह से यूं ही बन गया। तो इसलिए यार इस तरह का सवाल यदि कभी भी एक का नंबर ऑफ मोल्स दिया दूसरे का निकालना, तो बहुत आसान हो जाता है। डायरेक्ट आप लोग यार ये फार्मूला याद रखना, इस तरह से कर देना, इसमें भी आपको समय लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि और मैं देखो और इसको थोड़ा शॉर्ट वे में कर देता हूँ, ठीक है ना? देखो यार बहुत आसान कर दूंगा, अभी बहुत आसान भी हो जाने वाला, ये मैं मिटा देता हूँ। और एक तुम लोग जनरलाइज करके एक फार्मूला लिख लो, ठीक है ना? जनरलाइज करके मैं फार्मूला लिख देता हूँ। मान लो यार कोई रिएक्शन इस तरह का है, ठीक है, जनरल कर दे रहे हैं इसको, इन जनरल कोई रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ऐसा कोई रिएक्शन है। ABCD क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A का, B का, C का और D का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में B, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन C दिस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D अपॉन, ये हो गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन को इससे तुम सॉल्व कर सकते हो। अब इसी रिएक्शन को मैं मान लो यार डायरेक्ट ये भी नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है ना? मान लो यार बहुत हलाल है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, और शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, बिना कॉपी पेन उठाए बन जाएगा। थोड़ा सा तुम कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सकते हो।
कैसे? 4 मोल ए के लिए कितना मोल बी का जरूरत पड़ेगा, ये हमें फर्स्ट बताना था ना। तो देखो यार, मैं उसी सवाल को फिर से लिख रहा हूँ, लेकिन अब पूरा सवाल सॉल्व नहीं करूँगा, केवल 2 सवाल सॉल्व करूँगा, बाकी तुम लोग खुद से कर लेना दिमाग में। 1A 2B इट गिव्स 3C एंड 4D। हमें क्या दिया हुआ है? ए का 4 मोल से बताना है बी का कितना मोल बनेगा। तो सबसे पहले जिसका नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो, कोफिशिएंट जिसका गिवन है उसको नीचे रखो, इनटू इसका जो गिवन मोल्स है उसे मल्टीप्लाई कर दो। ए का कितना मोल है? 4 मोल गिवन है, दैट इज कितना आ गया आंसर? 8। क्या बोला फिर से सुन लो यार, जिसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, देख रहे हो ना यार यहाँ पे, जैसे मान लो ए का हमें निकालना है, तो ए का यदि निकालना होगा तो कोफिशिएंट इसका ऊपर, बाय में बी, इनटू में जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दिया है। एन बी का निकालना होगा तो इसका कोफिशिएंट ऊपर, नीचे बाय में। तो यहाँ से देख सकते हो 4 2 से कितना आ गया? 8 आ गया। मतलब हमें बी का निकालना था ना, तो जिसका निकालना है उल्टा कर दिया क्या हमें? इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमें निकल आया। मान लो यार नेक्स्ट क्वेश्चन बी 3 मोल्स बी के लिए ए का कितना मोल जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दिया है, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालना है। जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसको ऊपर रखना है आपको, मतलब ए का नंबर ऑफ मोल्स निकालना 1, दिया हुआ किसका? बी का, तो उसका कोफिशिएंट को नीचे इनटू ए का निकालना है ना, तो बी से मल्टीप्लाई कर दो। कितना है बी का नंबर ऑफ मोल्स? 3, तो 3/2 दैट इज कितना आ गया? 1.5। वही आ रहा था, देख सकते हो, समझ में आ रहा है? इजी है, बहुत इजी, हाँ बहुत इजी है। थर्ड वाला तुम लोग खुद से देखो तो करके जल्दी से बता दो क्या होगा। 2 मोल्स ए के लिए सी का कितना मोल होगा? तो ए का 2 मोल्स है, हमें सी का नंबर ऑफ मोल्स बताना है। जिसका नंबर ऑफ मोल्स बताना है उसका कोफिशिएंट को ऊपर, जिसका गिवन है उसका इनटू। ए का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितना है? 2 मोल्स, तो 3 2 कितना आ गया? 6। खत्म हो गया। यहाँ पे देख रहे हो, ये भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। अब इससे आसान क्या हो सकता है यार? अब तो हर बच्चे को यार तुरंत यही कर देना चाहिए, मुश्किल से 10 सेकंड ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन। नेक्स्ट है सी और ए में रिलेशन। तो 9 मोल सी दिया हुआ है, आपको बताना कितना मोल है। ए का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ए का कोफिशिएंट ऊपर, सी का दिया हुआ है तो उसका नीचे, इनटू सी का मोल्स कितना गिवन? 9। कितना कट के आ गया? 3, मतलब 3 मोल से। अब बताया यार इससे आसान कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं यार, उम्मीद मत करो कि यार इससे आसान हो सकता है। और यही टॉपिक यार बच्चों को हार्ड लगता है, तो मुझे नहीं लगता यार इसमें कुछ हार्ड है। अब इतना सिंपल वे में मैं बता दिया हूँ, इससे कोई सिंपल वे हो ही नहीं सकता। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं यार, वीडियो को दोबारा देख लेना, दोबारा तो जरूर समझ में आ जाने चाहिए। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है यार, बहुत सिंपल तरीका, बहुत ईजीएस्ट वे में तुम लोगों को बताया हूँ ये चीज़, ठीक है। तो चलो यार, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो किस तरह से आते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन फिर से मैं क्वेश्चन में आने से पहले फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, और नोट करके लिख लेना यार तुम लोग कि ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये मोल्स के बीच रिलेशन है। मान लो मोल्स के जगह पे यहाँ पे ए और बी का मास दे दिया गया, वेट दे दिया गया, तो ऐसे में सबसे पहला काम होगा वेट को मोल्स में कन्वर्ट करना। सबसे पहला काम क्या होगा? वेट को मोल में कन्वर्ट करना, फिर मोल से मोल निकालना। याद रखना, ये मोल से मोल के लिए है। यदि वेट दिया है तो पता चला इसका 1 ग्राम है, ए का 1 ग्राम है, तो बी का कितना ग्राम बनेगा? बोल दिया 2 ग्राम बनेगा, हो गया गलत। ये गलती नहीं करना, एकदम नहीं करना। लिख लो यार तुम लोग, ये चीज नोट डाउन कर लो कि ये जो रिलेशन हम लोग लगा रहे हैं सब मोल के लिए है। एक का मोल दिया है, दूसरे का मोल निकालना, तभी ये लगा सकते हैं। मान लो यार इसका आपको मास दिया है और इसका मास निकालना है, तो फिर ये नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इसका मास दिया है ना, तो मास को पहले मोल में कन्वर्ट करो, फिर इसके मोल से इसका मोल निकालो, फिर उसके मोल को मास में कन्वर्ट कर लो। यदि आपको पता चल जाए मोल किसी का, तो उसका मास तो बता सकते हो ना, N=W/m, मास बाय मॉलिक्यूलर मास वाले फार्मूला से। तो जब भी यदि मान लो किसी का मास आपको बताना हो, तो आप डायरेक्ट मास नहीं बताओगे, पहले मोल कैलकुलेट करोगे, फिर मास बताओगे। अब कैसे? तो अभी मैं सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लेना, नहीं समझ में आया हो तो चलो नोट कर लेना, जितना भी आपको इंपॉर्टेंट लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो यार सवाल कुछ इस तरह से है, तो देखो यार क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, ठीक है। सवाल पहले मैं रीड कर देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। पहले तो यार कोशिश करना वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की, नहीं होता है तो आप लोग सॉल्यूशन पे आओगे। क्वेश्चन क्या है? 367.5 ग्राम ऑफ KClO3, इसका नाम यार याद रखना, क्या नाम होता है? पोटेशियम क्लोरेट। मैं लिख भी दे रहा हूँ, पोटेशियम क्लोरेट, याद रखना, बता दे रहा हूँ मैं, बार बार यूज आएगा। हो सकता है बुक में जब आप क्वेश्चन बनाओ रिएक्शन ना हो, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखना। तो
इतना ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड, हीट किया गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl एंड O2 फॉर्म, मतलब KCl और O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना फॉर्म होगा ये आपको बताना है। समझ में आया सवाल क्या है? रिएक्शन दिया हुआ KClO3 इट गिव्स KCl प्लस O2, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स बताना है, KCl और O2 का कितना फॉर्म होगा ये बताना है। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए KClO3 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है। इसका मास दिया हुआ 367.5 ग्राम, तो इसका मास दिया तो बताया था ना, यदि मास दिया हो तो सबसे पहले उसे क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में, और फिर एक के मोल से बाकी सभी का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उस मोल को हम लोग मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो तरीका क्या होगा, N = W/m, जो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए सीखे थे। तो चलो यार, सबसे पहला काम होगा KClO3 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना। KClO3 का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया 367.5, मॉलिक्यूलर वेट, KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैसे निकालोगे? तुम लोग बोले थे ना यार, सभी एटम का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, याद हुआ या नहीं हुआ? अब तक याद नहीं हुआ तो जाओ यार पहले याद करो तुम लोग। KClO3 पोटेशियम का कितना होता है 39, Cl का 35.5 प्लस O3 का 48, कितना हो गया वैल्यू 9817, 43780 प्लस 35.5, तो ये आ जाएगा 0.5, 7, 5, 12, 11 और what 122.5, सही है ना, 122.5 आ जाता, तो ये आ गया 122.5। अब ये कट रहा है या नहीं कट रहा है देख लो, 122.5, 122 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360, ये 3 से उड़ जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग अपने तरीके से काटना, 5 से जैसा भी कट छट करना आएगा, ये कितना कट कर 3 आएगा। अब इसके बाद KClO3 का नंबर ऑफ मोल्स आ गया, हमें बताना KCl का नंबर ऑफ मोल्स एंड O2 का नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा तरीका तुम लोगों को सही लगता है? एक तो यूनिटरी मेथड बताए थे, एक आप लोग पहले एक्सप्रेशन लिख लो केमिकल रिएक्शन के लिए, और थर्ड तरीका डायरेक्ट जो बताए थे, बिना कुछ लिखे डायरेक्ट जो निकालना है उसका वैल्यू निकाल लो। तो चलो यार हम डायरेक्ट तरीके से थर्ड वाला जो तरीका बताए थे उससे निकालते हैं। KClO3 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, सॉरी KClO3 का गिवन नंबर ऑफ मोल्स 3, हमें KCl का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, नीचे जो दिया हुआ है KClO3 का नंबर ऑफ मोल्स दिया है ना, इसका कोफिशिएंट कितना 2 और इनटू इसी का नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स दिया 3, क्या आ गया आंसर 3, मतलब मोल्स ऑफ KCl कितना हो जाएगा 3। समझ में आया? लेकिन हमें अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ही बताना था। मान लो यार वेट ऑफ KCl बताना होता तो क्या करते, तो यदि नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो वेट बताना होता तो क्या करते, N = W/m, W = मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, मतलब इसका KCl का मॉलिक्यूलर मास यदि मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा KCl का मास क्या हो जाएगा। मान लो यार सवाल में हो जाता तो क्या करते, वेट ऑफ KCl निकालना होता तो क्या करते, देख लो यार N = W/m, W = क्या हो जाएगा मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे मोल्स है 3 और KCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 39 प्लस 35.5, कितना हो जाता है यार 39 प्लस 35.5, तो ये 0.5, 9, 5, 14, 3, 3, 6, 7, 74.5, तो ये 74.5। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाए उतना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यदि वेट पूछ दिया गया होता, फिलहाल तो नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा है तो अपने कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, यदि मास दिया तो पहले हम लोग उसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर मोल से मोल्स निकालते हैं और फिर मोल्स, यदि मास पूछा जाए तो मास निकाल देंगे। नेक्स्ट O2 का नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ O2, तो O2 का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे यार बताओ? तो सबसे पहले O2 का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका कोफिशिएंट के ऊपर, जिसको निकालना उसका कोफिशिएंट ऊपर कितना 3, गिवन किसका नंबर मोल्स दिया हुआ KCl का कोफिशिएंट कितना 2, तो यहाँ नीचे आएगा 2 इनटू इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना, KCl का नंबर ऑफ मोल्स 3, कितना गया 9/2, दैट इज 4.5। यदि O2 का मास बोल दिया गया होता तो 4.5 को इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज 32 से मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाता। समझ रहे हो? इजी है या हार्ड है? बहुत ईजी कर दिया यार तुम लोगों के लिए, देख रहे हो कितना शॉर्ट वे में बन रहा है। यही चीज़ यदि तुम लोग ये सब नहीं जानते शॉर्टकट तरीका, तो क्या है रिएक्शन को यूनिटरी मेथड में खींचो। तो अभी हम लोग यार सिंपल केवल कैलकुलेशन सीख रहे हैं, किस तरह से यार बेसिक्स प्रॉब्लम आते हैं इसमें बेस्ट, वो सब चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है तुम लोगों के सामने, पहले वीडियो पॉज कर यार खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर, आपको बताना क्या है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर बताना है।
प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी बाय हीटिंग 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का 25 ग्राम को हीट किया गया, उससे जो CO2 गैस इवॉल्व होगा एट एसटीपी वो बताना है। ये रिएक्शन यार इंपॉर्टेंट है, याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, इससे कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और CO2 गैस। और ये सब भी याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड। याद रखना मेटल का जो भी ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सब के ऑक्साइड सॉलिड ही होते हैं। तो ये सॉलिड है, CO2 गैस होता है, ये सॉलिड। हमें बताना क्या वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व एट एसटीपी। तो यार इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा एट एसटीपी। तो हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे, यदि हमें ये फार्मूला एट एसटीपी पढ़े थे ना, यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो वॉल्यूम इन लीटर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो अब हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स किसका, CO2 का। CO2 का वॉल्यूम बताना है ना, तो CO2 का यदि नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो हम वॉल्यूम बता सकते हैं। CO2 का नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आएगा, बस जो अभी बताए थे उसी तरीके से आएगा। चलो यार वीडियो पॉज करो, जल्दी से यार आंसर बता दो मुझे। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर प्रोड्यूस 25 ग्राम का। कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो मोल्स 25 ग्राम है। मास को मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 होता है, निकाल लो यार तुम लोग। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, ये 100, ये कितना आ जाता है 1/4। देखिए यार यहाँ पे इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1। हमें किसका मोल्स चाहिए, CaO का चाहिए या CO2 का चाहिए, CO2 का चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है कोफिशिएंट, नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो बस और बस कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल, मतलब इसका जितना मोल इसका भी उतना ही मोल, यानी इसका 1/4 मोल आ रहा है, तो इसका भी मोल्स कितना आएगा 1/4 ही आएगा। मतलब यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स 1/4 आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1/4 आया। जैसे बता रहे, मान लिया यार ये चीज़ नहीं समझ में आया मेरी बातों को, कोई बात नहीं यार। CO2 का नंबर ऑफ मोल्स बताना है, कोफिशिएंट इसका कितना है 1, CaCO3 का कोफिशिएंट 1 और इसका मोल्स कितना था 1/4, कितना आ गया 1/4। ऐसा ही जैसा होता, और ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा तो जो तरीका तुम लोगों को बताए थे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय कोफिशिएंट 1, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय 1, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 1, वहां से भी निकालो यार, वही आएगा 1/4। जो भी तरीका अपना सबसे आंसर सेम आने वाला। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1/4 आया, हमें निकालना था वॉल्यूम। तो चलो यार देख लो, वॉल्यूम इन लीटर बाय में 22.4, तो यहाँ से वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा 22.4 को इधर भेज दो, और बाय में 4 कितना आ जाएगा 4 5 सा 4 6, मतलब 5.6। सवाल देख हार्ड है, इजी है ना। यहाँ पे वॉल्यूम एट एसटीपी बोला था इसलिए वाला फार्मूला लगाए, यदि एसटीपी नहीं बोला होता तो फिर वॉल्यूम को हम वैसे नहीं निकाल सकते थे। तो देख लो यार इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, और भी इस पर भी बहुत मतलब कि अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग अभी बेसिक्स अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो यार पहले ये सब चीज़ तुम लोग सीख लो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अभी एक और सवाल देते हैं, आप लोग वो सॉल्व करो, मैं इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपको क्या करना है खुद से सॉल्व करना, कोशिश करो यार पहले खुद से। सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूँ। वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड, रेसिड्यू क्या मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन मिक्सर में बच जाए, ठीक है ना, जो सॉल्युबल ना हो उसे रेसिड्यू कह देते हैं। वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड व्हेन 55.2 ग्राम ऑफ Ag2SO3, Ag2CO3 का मास कितना 55.2 ग्राम लिया गया, एंड इट इज हीटेड, हीट किया गया Ag2CO3 को। रिएक्शन है देखो यार, Ag2CO3 को हीट करते तो क्या मिलता है Ag + CO2 + O2। यार याद रखना, अभी मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग लिखा था, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन मैं यदि सिल्वर कार्बोनेट को हीट करता हूं तो बनना चाहिए था सिल्वर का ऑक्साइड प्लस O2, सॉरी CO2 बनना चाहिए था। लेकिन याद रखना, याद कि AgO जो होता है ना ये अनस्टेबल होता है, सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है अनस्टेबल होता है, इसलिए सिल्वर ऑक्साइड ब्रेक डाउन कर जाता है Ag + O2 में, इसलिए यहाँ पे AgO नहीं बन रहा है, Ag + O2 बन रहा है। याद रहेगा ये चीज, ये सब रिएक्शन याद रखना है। हो सकता है आप बुक जिस बुक से बना रहे हो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिएक्शन नहीं लिखा है, तो रिएक्शन नहीं लिखा है तो तुम लोग को याद होना चाहिए, खुद से ये सब रिएक्शन लिखने आना चाहिए, ठीक। तो यार ये सब जो रिएक्शन बता रहे हैं वो सब आपको याद भी रख लेना। बाय द वे 95% चांस है कि आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं है, बट फिर भी याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कैलकुलेट करना, ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एसटीपी हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स पहले पता करना होगा। तो चलो यार, और क्या निकालना, वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड, रेसिड्यू क्या है पहले ये तो पहचानो,
Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट क्या होगा, सॉलिड। सिल्वर भी क्या होता है, सॉलिड। CO2 गैस, O2 गैस। रेसिड्यू किसको कहेंगे, जो बच जा रहा है सॉलिड, ये सब तो गैस है, ये सब तो रिएक्शन मिक्सचर को स्केप कर जाएगा। तो इस तरह से Ag का हमें मास बताना, वेट बताना है। तो क्या हम वेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं केमिकल रिएक्शन से? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल्स जब हमें पता चल जाएगा तो हम वेट बता सकते हैं, N = W/M वाले फार्मूला से। चलो यार, सबसे पहले Ag2CO3 का मोल्स निकाल लेते कितना है। उससे भी पहले एक और काम करना होगा हमें, बता सकते हो क्या? हाँ, क्या करना होगा हमें? रिएक्शन चेक करना पड़ेगा बैलेंस है या नहीं। यदि रिएक्शन बैलेंस नहीं है और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो है कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें आइदर बनेगा नहीं या फिर तुम्हें नेगेटिव मार्क दिला जाएगा। इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं भूलना। नोट करके कहीं लिखना हो तो लिख लो। जब भी कोई रिएक्शन दिया हो तो पहले चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। यदि रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो पहले आप उसे बैलेंस करोगे, देन ओनली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो यार, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। पहले Ag लगा दो यार 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन उधर कितना हो गया, 4 हो गया। कैसा होगा, इसको 2 कर दो, यहाँ पे 4 Ag, कार्बन 2 हो गया। कार्बन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, 4 2 6 हो गया बैलेंस। ठीक है ना, हो गया बैलेंस। अब Ag2CO3 का नंबर ऑफ मोल्स यदि हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बस एक का नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए ना, उसका जिसका भी पूछेगा हम नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। किसी भी एक का नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए बस, और बस किसी एक का, किसी भी एक का, और एक का किसी भी एक का पता चलेगा, किसी भी बाकी का हम नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। Ag2CO3 का देखो यार 55.2 अपॉन में कितना, तो Ag2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? Ag2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। Ag का एटॉमिक मास कितना होता है, याद है? 108। नहीं याद है तो यार याद कर लो तुम लोग, क्योंकि यार सब कुछ मैं बता दो दिया हूँ आगे पहले ही कि किसका किसका ज़रूरत पड़ने वाला है। ये हो गया 60 और ये हो गया 216 + 60, तो 276 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया 276। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? 2 2 4 2 7 15 2 6 12, और ये 2 से जब कट जाएगा तो कितना जाएगा? 2 1 2 3 2 138। एक काम करो, ये पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे एक 0 बैठाओ, और ये 138 2 चला जाएगा, दिख रहा है ना डायरेक्ट, तो 2/10 दैट इज कितना हो गया? 0.2। तो इस तरह से इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.2। Ag2CO3 का नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.02। हमें बताना क्या है? बताना क्या है? वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन, मतलब Ag का वेट बताना है। Ag का वेट कैसे पता चलेगा? पहले उसका मोल्स पता कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ Ag क्या हो जाएगा, बता सकते हो? मोल्स ऑफ Ag डायरेक्ट लगाया जाए अपना तरीका, लगा दो यार। Ag का नंबर ऑफ मोल्स बताना है तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट ऊपर दिया हुआ, किसका? Ag2CO3 का मोल्स दिया है तो उसका कोफिशिएंट को नीचे, और N2 जो दिया हुआ है उसका मोल से मल्टीप्लाई कर दो। और ये यदि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर यार जो रिएक्शन का कोफिशिएंट लिख कर किए थे NAg2CO3/2, NAg/4, NCO2/2, NO2/1, ऐसा भी लगा सकते हो कोफिशिएंट को देखकर। ठीक है, जो भी तरीका लगा तुमको जो इजी लगता है। कितना मोल्स आ गया? 0.4 मोल्स आ गया। हमें बताना था वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड, दैट इज वेट ऑफ Ag। तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, यहाँ एटॉमिक मास आ जाएगा। ये 4 हटाओ, यहाँ 10 बैठाओ, 4 8 32 32 3 4 1 4, तो ये कितना आ गया? 43.2 ग्राम। समझ में आया? वेट ऑफ Ag ऑब्टेन्ड। हर था, इजी था ना। नेक्स्ट क्या निकालना? वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड एट STP। अब वॉल्यूम ऑफ गैसेस कौन कौन सा यहाँ गैस इवॉल्व हो रहा है यार? CO2 और O2। तो CO2 और O2 का हमें वॉल्यूम निकालना, कैसे निकालेंगे? तो चलो यार निकालते हैं। सबसे पहले हमें मोल्स निकालना होगा। मोल्स निकाल आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। Ag2CO3 का नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था? 0.2। तो यदि मोल्स ऑफ Ag2CO3 0.2 है तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? यहाँ O2 भी आएगा ना। मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? तो इसका भी 2 इसका भी 2 कोफिशिएंट सेम है ना। यदि कोफिशिएंट कहीं सेम दिख गया इसका मतलब इसका मोल्स 0.2 है तो इसका भी 0.2 ही होगा। क्यों? 2 बाय में 2 N2 में 0.2 दैट इज 0.2 बचेगा। ये सब खुद से तुम लोग करना है यार, इतना बच्चों की तरह मैंने समझाऊंगा तुम लोगों को। नहीं समझ में आए तो अलग बात है, पूछ लेना।
0.2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स। हमें मोल्स तो पता चल गया, तो वॉल्यूम नहीं पता चल जाएगा क्या? STP पे बोला है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, बोलो। तो मोल्स कितना आता है 0.2, दिस इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाय में 22.4। तो इस तरह से वॉल्यूम इन लीटर कितना आ गया 0.2 इंटू 22.4, ये कितना आ जाएगा 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 डेसिमल 4.48 लीटर। समझ में आया? ये किसका वॉल्यूम आया? CO2 का। हमें वॉल्यूम ऑफ गैसेस, और कौन सा गैस है? O2 भी है, O2 का भी निकालना पड़ेगा। चलो यार O2 का भी निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ O2 कितना होगा बता सकते हो? तो Ag2CO3 का 2 मोल है, इसका 1 मोल है, मतलब जितना इसका आधा है। यार ऐसे नहीं तो ऐसा करो, O2 का मोल्स निकालना ना, इसका कोफिशिएंट ऊपर, Ag2CO3 का कोफिशिएंट नीचे, इंटू Ag2CO3 का मोल्स कितना है 0.2, दैट इज कितना आ गया 0.1। मोल्स ऑफ O2 आ गया तो फिर क्या? मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाय में 22.4 कर दो। मोल्स कितना 0.1, वॉल्यूम बाय 22.4, तो वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया? ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2.24 लीटर। समझ में आया? हार्ड है, इजी है? देख रहे हो? तो यार इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस पे बेस्ट अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो तब आता है जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही रिएक्टेंट है, तो इसलिए अभी लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ठीक, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है आगे बताएंगे। पहले हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस और करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, फिर आगे हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट पर पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो अभी के लिए यार लेक्चर को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप लोग एक बार जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, आप लोग फिर से एक बार कोशिश करना, मतलब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे ना इस टॉपिक को, उतना यार आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो इसलिए यार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में, खासकर यार इस टॉपिक में बहुत ज़रूरी है। और जो भी अब तक हम लोग पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं इसमें एप्लीकेशन है। तो चलो यार अभी के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।